नमस्कार, रितु राजपूत की ओर से बाहरी हम को ढूंढेंगी। और आज इस कार्यक्रम में खास तौर पर हमारे साथ हैं, आप जानते हैं, पहचानते हैं, और जैसे ही वो आपको नमस्कार करेंगी उनका नाम आपके जहन में आ जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ विनीता और मैं समझ गई कि आपने जिस तरीके से मुझे इंट्रोड्यूस किया, हमारे श्रोता निश्चित तौर पे ये सोच रहे होंगे कि कोई ख़ास, कोई विशेष अतिथि को आपने बुलाया है, लेकिन ये तो बस मैं ही हूँ। नहीं विनीता, आप हमारे लिए हमेशा से विशेष हैं। और आज जिस व्यक्तित्व पे, जिस पर्सनालिटी पे हम बात करेंगे, हुँ, हुँ। दुनिया की सबसे हसीन 5 महिलाओं में से एक। जी। और ये हम या आप नहीं कह रहे हैं, हाँ, हाँ। बल्कि ये कह रही है दुनिया की सबसे मशहूर फैशन मैगज़ीन वोग। और उस महिला का नाम क्या है? इससे पहले कि नाम बताऊँ विनीता, जी। मैं श्रोताओं को ये भी बताना चाहूँगी कि सिर्फ़ 9 फ़िल्मों में आईं। ओहो! और अपनी खूबसूरती से, अपनी अदायगी से, और उसके व्यक्तित्व में एक अद्भुत सम्मिश्रण था पश्चिमी और भारतीय संस्कृति का। जी, मेरा ख़्याल है कि अब हम अपने श्रोताओं को ज़्यादा इंतज़ार नहीं इंतज़ार न करवाएँ। करवाते। तो लीजिए, मैं उस नाम को आपके सामने रख रही हूँ। आप बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत अभिनेत्री लीला नायडू। और कुछ कम फ़िल्में की, लेकिन जितनी भी की, बेमिसाल की। मुझे ऐसा लगता है कि लीला नायडू की जो छवि थी, जिस तरीके का उनका इमेज बना था, वो इसलिए भी था क्योंकि उनकी जो लीनिएज थी, यानी उनके जो पेरेंट्स थे, उसमें मदर उनकी फ्रेंच थी, हुँ, आयरिश, हुँ। और फादर उनके इंडियन थे। जी। तो इसलिए वो जो सम्मिश्रण था उनके पर्सनैलिटी का, वो बहुत ही खूबसूरती से उभर कर आया। जब वो इंडियन कपड़े पहनती थी और जब बोलती थी तो थोड़ा-सा अंग्रेज़ियत के पाश्चात्य। साथ। लेकिन आज जब हम इस कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, जिसे आप सुन रहे हैं इस वक़्त, जी। बहारें हमको ढूँढेंगी, उसमें आज हम चर्चा करेंगे लीला नायडू के व्यक्तित्व के बारे में भी, उनके काम के बारे में भी, उनके सौंदर्य के बारे में भी, और उनकी अदायगी के बारे में भी। लेकिन इससे पहले कि बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए, एक वो लोकप्रिय फ़िल्म जिसके सभी गीत बहुत पॉपुलर हुए, जी। बहुत मशहूर हुए, हुँ, हुँ। उसके गीत को सुनेंगे, उस गीत का आनंद लीजिए। और वो गीत विनीता हमको फूलों की वादियों में ले जाता है। हुँ, हुँ। तरह-तरह के फूल खिले हुए हैं, जी। और उसमें बिल्कुल एक फूल की तरह महकती, आहा! गुनगुनाती घूम रही हैं लीला जी। नायडू। फ़िल्म का नाम है अनुराधा। वाह! संगीत दिया है पंडित रविशंकर ने। हुँ। तो पहले ये गीत और फिर बात, क्या कहेंगी? बिल्कुल, बिल्कुल। आइए सुनते हैं इस गीत को। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मोरी सो गई अखियाँ। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मोरी सो गई अखियाँ। अजब दीवानी भई, मुझसे अनजानी भई, अजब दीवानी भई, मुझसे अनजानी भई, पल में पराई देखो हो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मोरी सो गई अखियाँ। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मोरी सो गई अखियाँ। मन उजियारा छाया, जग उजियारा छाया, मन उजियारा छाया, जग उजियारा छाया।
जागे मोरी सो गई अखियाँ, जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागे मोरी सो गई अखियाँ। स्वागत है दोस्तों, बातें कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेगी में चल रही है किसकी? लीला नायडू की। और जैसा कि तुझे ने बताया इस म्यूजिकल ब्रेक में जाने से पहले कि इस गीत में वो कितनी खूबसूरत लग रही थी, कितनी हसीन और कितनी डेलिकेट लग रही थी। बना की हसीन और बिल्कुल भारतीय परिधान में है। हाँ। और बिल्कुल मुग्ध से बलराज साहिनी उनको देखे चले जा रहे हैं उनके पीछे पीछे, जिन्होंने अनुराधा फिल्म में एक डॉक्टर निर्मल कुमार के चरित्र को निभाया था। अनुराधा पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहली कुछ चर्चा लीला नायडू के बारे में। विनीता, जब हम सौंदर्य से परिपूर्ण अभिनेत्रियों की बात करते हैं तो मधुबाला का नाम आता है, नरगिस का नाम आता है, मीना कुमारी का नाम आता है, नए दौर की कई अभिनेत्रियों का नाम आता है। लेकिन एक ऐसा सौंदर्य जो पल भर में आपको मोह ले, अपने मोहपाश में बांध ले, जब जिक्र ऐसी अभिनेत्री का हो तो एक नाम आता है और वो नाम है लीला नायडू। लीला नायडू का। विनीता, जैसा कि आपने बताया था कि भारतीय पिता थे उनके और फ्रेंच मदर थी उनकी संतान थी वो, इसीलिए शायद द्विभाषी थी। अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलती थी, बहुत ही गजब की फ्रेंच बोलती थी। पर मुश्किल ये होती थी कि जब वो बोलती थी तो दोनों को मिला जुला करके बोलती थी, थोड़ी अंग्रेजी थोड़ी फ्रेंच। तो अब आप समझ सकती कि क्या आलम होता होगा लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि ये भी उनकी खूबसूरती में ऐड ही करता था जी। और तो देखिए वो 1954 की फेमिना मिस इंडिया भी रह चुकी, तो उस वक्त इतना बोल्ड डिसीजन लेना जाहिर है सिर्फ इसलिए था क्योंकि उनके घर के इस तरह के माहौल से वो निकल कर आई थी जहां पर एक ब्यूटी पैजेंट में भाग लेना एक गर्व की बात थी, क्योंकि उस वक्त भी इतना खुला हुआ समाज हमारा था नहीं। और आप खूबसूरती की इनकी बातें करते हैं, लेकिन बातचीत और उनके बोलने का जो लहजा भी था ना, वो भी कुछ अटपटा सा था। जैसे आपने कहा कि लैंग्वेज तो वो मिक्स करती थी, तो उसमें ऐसा लगता था कि वो सोच के बोल रही हैं। हाँ, बहुत जिससे मेहनत हो रही है जी, बहुत एफर्ट लग रहा है लेकिन बहुत प्यारी अभिनेत्री। और जैसा कि हमने आज के प्रोग्राम की शुरुआत की थी विनीता, हमने अनुराधा की बात की और गाना अपने श्रोताओं को सुनवाया। तो जब हम उनकी बात कर रहे हैं, उनके बोलने के एक अंदाज की, तो अनुराधा फिल्म का ही एक बहुत खूबसूरत सा डायलॉग है और वो सीन कुछ इस तरह का है कि क्योंकि ये एक इस तरह के उस पर फिल्म बनी थी कि उनके पति जो हैं जिनसे उनका विवाह होता है वो एक बहुत सरल सहज व्यक्ति हैं और वो बहुत एम्बिशियस होकर शादी कर लेती हैं उनसे। लेकिन बाद में वो देखते हैं कि उनके जो डॉक्टर पति हैं यानी बलराज साहिनी वो बहुत व्यस्त रहते हैं, उनके पास समय ही नहीं होता। तो फिर उनका जो संगीत है, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत डांसर थी उस फिल्म में, गायिका थी उस फिल्म में, तो उस फिल्म का जो रोल था उसमें वो कहीं ना कहीं वो जो चरित्र था वो आहत होने लगा, भीतर का संगीत बुझने लगा, मरने लगा। तो वो जो किरदार निभाया लीला ने बहुत खूबसूरती से निभाया। तो उसी फिल्म के कुछ अंश हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं, फिर बातचीत आगे करते हैं। जी बिल्कुल। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे तुम क्या कहना चाहती हो मेरी सुनो। जानती हो कल त्रिवेदी ने आज मुझे क्या सर्टिफिकेट दिया? हमेशा अपनी ही सुनाते रहोगे, कभी मेरी नहीं सुनोगे। क्या बात है बताओ? मैं पिताजी के पास जा रही हूँ। समझ गया, रानू की याद आ रही है ना? हाँ तो जाओ पिताजी के पास, कुछ दिनों के लिए जाना ही चाहिए। कुछ दिनों के लिए नहीं, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। हमेशा के लिए? हाँ, मैं अपना सब कुछ छोड़कर चली आई, अपना घर, अपना भाई, अपना बाप, अपने जीवन से भी बड़ा अपना संगीत, सब छोड़कर, ताकि तुम्हें पा सकूं। लेकिन मैं तुमको नहीं पा सकी। देखिए अनुराधा फिल्म मतलब 1960 में जब बनी थी, ऋषिकेश मुखर्जी ने उनको कास्ट किया था, मेन लीड लिया इनको। ये मेरा ख्याल है सिर्फ इसलिए भी उनको पोर्ट्रे करने के लिए दिया गया होगा क्योंकि एक तो वो बहुत ही सिंपल और उनका ड्रेसिंग भी बहुत एलिगेंट, जिसे एलिगेंट है, बहुत हसीन हुआ करती थी। और ब्लैक एंड व्हाइट ये फिल्म थी और जब ये फिल्म बनी तो इस फिल्म की जहां तक मुझे बात याद पड़ती है कि मदाम बोवारी इस पर केंद्रित ये फिल्म थी। कुछ अंश उसके उस पर थे। अंग्रेजी का ये बहुत ही क्लासिक कृति थी। तो उस फिल्म में जब ये आई तो पहला जो सीन होता है उसमें एक स्टेज पे ये डांस परफॉर्म कर रही हैं और समय अलबेला दिन है मिलन के, और सामने बलराज साहिनी जो डॉक्टर के रूप में चरित्र निभा रहे हैं वो इन्हें देखते हैं, मोहित हो जाते हैं। ये भी उनके आदर्श
व्यक्तित्व पर मोहित हो जाती हैं। पिता बहुत रईस होते हैं, शादी होती है, फिर वो ज़िंदगी में वो कशमकश, इनका संगीत छूट जाता है और ये फिर परेशान होके, हैरान होके घर लौट आती हैं। तो वो कशमकश अनुराधा के जीवन पर केंद्रित थी। लेकिन इस फ़िल्म के अगर हम दूसरे गीत की बात करें, जी, कौन सा? आप बताइए कौन सा? वो मेरा ख्याल है आप उस गीत की बात कर रही हैं। उनके जो फ्रेंड थे, उन्होंने उसको प्रेरित किया कि वो अभी भी वो गा सकती हैं और हाय रे वो दिन क्यों ना आए। क्यों ना आए रे। ये बहुत प्यारा गीत है और इस गीत की जब हम बात करते हैं तो जो लता का स्वर है, जो अदायगी है, अद्भुत है। हालांकि इसके तीनों गीत बहुत प्यारे हैं। और बैकग्राउंड स्कोर सितार का, मतलब जब भी उनका अंतर्द्वंद का सीन जब जब उनको दिखाया, जब वो मानसिक वेदना से परेशान है और उस वक्त इंस्ट्रूमेंटल जो बैकग्राउंड था ना, मेरा ख्याल है वो बहुत ऐड किया उसकी और खूबसूरती राग में। जन सम्मोहिनी पर केंद्रित था ये गीत। तो श्रोताओं, इससे पहले कि और आगे बढ़ा जाए, आपको ये गीत हम भेंट करना चाहते हैं। आइए सुनते हैं। हाय रे वो दिन क्यों ना आए, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, जा जा के रे तू, जा जा के रे तू लौट आए, हाय रे वो दिन क्यों ना झिलमिल वो तारे कहाँ गए तारे, झिलमिल वो तारे कहाँ गए तारे, मन बाती जले बुझ जाए, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, जा जा के रे तू लौट आए, हाय रे वो दिन क्यों ना सुनी मेरी बिना संगीता बिना, सुनी मेरी बिना संगीता बिना, सपनों की माला मुरझाए, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, जा जा के रे तू लौट आए, हाय रे वो दिन क्यों ना आए। गीत बहुत प्यारा था और पहली शुरुआत हमने की थी जाने कैसे सपनों में खो गई अखियां। वो भी लेकिन बहुत ही मीठा बहुत गाना, प्यारा लेकिन गाना था, ये गाना बिल्कुल अलग, सब ये गानों से अलग। अलग था। और जहाँ तक इस फिल्म की, मैं अगर आपको एक प्रसंग मुझे याद आता है कि लीला बहुत ही सरल भी थी और बड़ी दयालु प्रवृत्ति की थी। तो इसमें एक मेरे शुरुआत में कहा ना कि वो वाला जो गाना था इसका, समय अलबेला, तो उसमें इनके साथ जो सह डांसर्स थी, जी। नृत्यांगनाएं थी, तो जब वो शूटिंग हो रही थी तो उस समय इनके बैठने के लिए जब बीच में अंतराल आता था तो एक कुर्सी मंगाई गई। ये उस पे बैठ गई। फिर इन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि सब खड़ी हुई हैं जो दूसरी डांसर्स हैं, और वो फर्श पे भी नहीं बैठ सकती थी क्योंकि कॉस्ट्यूम खराब हो जाता उसका। तो ये उठ गई
खड़ी रही। हाँ, खड़ी हो गई और कहा कि या तो इन सबके लिए भी कुर्सियाँ मँगाइए, वाह! अन्यथा मैं खड़ी रहूँगी। और इनकी वो मतलब भावनाओं की कद्र करते हुए उस समय कुर्सियाँ मँगवाई गईं, जैसे-तैसे व्यवस्था हुई हुँ। और वो गाना शूट हुआ क्योंकि लंबी अवधि का गाना था, डांस सीक्वेंस था, तो समय बहुत लगा। लेकिन ये प्रसंग बताता है विनीता कि मन में उनके दया का भाव रहता था। हुँ। इसी फ़िल्म का एक और प्रसंग मुझे याद आता है। जी। स्मृति में कौंध रहा है। अरे ज़रूर हम सुनना चाहेंगे। अब देखिए ना, बहारें हमको ढूँढेंगी, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इट्स ऑल अबाउट नॉस्टैल्जिया। जी। हम उन दिनों को याद करते हैं, उन शख्सियतों को याद करते हैं, जो हमें आज भी याद आते हैं और अपनी यादों के ज़रिए हम आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। आप जिस तरीके से ऐसे-ऐसे प्रसंग निकाल कर ला रही हैं, मतलब मैं खुद ऐसी बैठी आपको देख रही हूँ, सुन रही हूँ, तो मुझे विश्वास है कि हमारे श्रोता तो और भी ज़्यादा वशीभूत हो जाएँगे। क्या बात है! तो वो प्रसंग यूँ था कि इसी फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी हुँ, हुँ। और एक स्पॉट बॉय अचानक जो कि हाइट पे बैठा हुआ था, जी। वो गिरा और उसकी टाँग में फ्रैक्चर हुआ। क्रू ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया क्योंकि हादसे होते रहते हैं, लंबी चलती हैं जी। शूटिंग, दूसरे लोग ले जाते हैं। इन्होंने पूछा कि क्या हुआ उनका? वो जो बच्चा गिरा था उसका क्या हुआ? ओके। बोले मैम आप करिए ना, करिए ना। हुँ। इस तरह से तो ये एकदम उखड़ गईं, क्रोध में आ गईं हुँ। और शूटिंग रोक दी, हड़ताल पर बैठ गईं। कि सबसे पहले आप उस बच्चे को हॉस्पिटल भेजिए, उनकी पट्टी करवाइए और उसके बाद शूटिंग शुरू होगी। हुँ, हुँ। तो आनन-फानन हॉस्पिटल उस बच्चे को भेजा गया, उस स्पॉट बॉय को और फिर बाद में शूटिंग शुरू हुई। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब स्क्रीन पे अभिनेत्रियों को देखते हैं, तो एक अलग ऑरा महसूस करते हैं, हुँ। एक चकाचौंध से भरा हुआ जीवन बिल्कुल, महसूस बिल्कुल। करते हैं। हुँ। लेकिन बहुत सी अभिनेत्रियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत ज़मीन से जुड़ी हुई बिल्कुल अभिनेत्री हैं। मानवता के इतने करीब, और लीला तो चूँकि बाहर रहीं उसके बावजूद। उसके बावजूद ऐसा होना और भारतीयता में रचा बसा हुँ, होना, हुँ। ये बहुत बड़ी बात थी। तो अनुराधा के इन 2 प्रसंगों के साथ-साथ वो गीत अगर आप नहीं सुनवाएँगी, जी। कैसे दिन बीते कैसे बीती ओहो! रतियाँ बहुत, पिया जाने बहुत, ना, क्या बात है मतलब। तो श्रोता नाराज़ हो सकते हैं। तो इस गीत को आपकी अनुमति है? जी, जी, बहुत उत्सुकता है मुझे भी इस गाने को सुनने की और हम श्रोताओं को ये गाना सुनवाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें भी ये गाना बहुत पसंद आएगा और वो इस फ़िल्म को ही दोबारा सिर्फ़ गीतों के कारण ही नहीं, लीला नायडू के कारण भी ज़रूर देखें। ज़रूर देखेंगे और गीतकार शैलेंद्र ने क्या लिखे हैं लिखे, गीत इस सही फ़िल्म के। बात है। तो श्रोताओं अब अधिक देर ना करते हुए सीधे गीत आपके लिए। कैसे दिन बीते कैसे बीती रतियाँ पिया जाने ना हाय कैसे दिन बीते कैसे बीती रतियाँ पिया जाने ना लिहा लगा के
बहुत खूब स्वागत है दोस्तों। बातें चल रही है, कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी और बहारें ढूंढ रही है भाई। बहुत सारी शख्सियतों को हमने आप तक पहुंचाया, लेकिन इस बार जिस कलाकार को रितु जी ने सोचा कि आप तक पहुंचाया जाए, ये निश्चित तौर पर ऐसी कलाकार साबित हुई हैं जिनके बारे में आप जितना भी अनफोल्ड करते हैं ना, दिल करता है कुछ और जान ले, कुछ और कुछ और जान जान ले, ले, है ना? बिल्कुल। अच्छा, इन्हीं के जीवन से जुड़ा मुझे एक और प्रसंग याद आता है कि दुनिया के अगर हम मशहूर चित्रकारों की बात करें तो उसमें विनीता एक नाम आता है, सैल्वाडोर दाली का। जी। और उन्होंने इनकी एक तस्वीर बनाई जो पो पेंटर थे, जी। और बहुत अच्छी तस्वीर बनाई और वो बहुत चर्चा में आई कि क्या कोई इतनी बला की हसीन औरत भी है इस दुनिया में। परफेक्शन से उनके फीचर्स इतने चिजल थे, बिल्कुल। बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट लगती थी। बिल्कुल। उनको देख के किसी का भी दिल करे कि उनकी एक बड़ी सी पोर्ट्रेट बनाकर कहीं कमरे में सजा लगा दे। ली हाँ, जाए। बिल्कुल। और फिर उसके बाद काफी चित्रों में वो रही, मॉडल के तौर पे उन्होंने काम किया। और जब हम अनुराधा फिल्म के बाद इनके और फिल्मी जीवन की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा तो इन्हें फिल्में की नहीं, आप जानती हैं। जी। उम्मीद की बात करूं मैं, आबरू की बात करूं, त्रिकाल की बात करूं, जी। कई सारी फिल्में हैं, हाउस होल्डर की बात करूं। जी, जी। लेकिन लीला हर फिल्म में एक नए अंदाज में अपनी छाप छोड़ रही थी बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत चूजी थी फिल्में चुनने में। तभी तो। ये नहीं कि आनंद फानंद जो भी उस समय पॉपुलैरिटी का दौर है, हाँ, हाँ। 50-60 का दशक था, तो जल्दी जल्दी फिल्में कर लूं, ऐसा नहीं था। क्या कहेंगे आप? लेकिन मुझे इन तमाम फिल्मों में अगर कोई एक फिल्म बार बार देखने की इच्छा हुई, वो आपको पता है, ये रास्ते हैं प्यार के। आहा आहा, क्या बात आपने की। उस पर भी लंबी चर्चा हम करेंगे श्रोताओं। जब लीला जी के जीवन की बात करते हैं, मैंने कहा कि वो बहुत चूसी थी। और तुम्हें याद है विनीता कि राज कपूर जैसे अभिनेता को, जी। फिल्म मेकर को, इन्होंने कहा, उनकी 4 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट इन्हें मिलने वाला था। लेकिन कैनॉट इन्होंने प्लेस नहीं के एक होटल में बात होने वाली थी, ये जी। दिल्ली आई हुई थी। और वहां पे इनको एक सैलून में ये बैठी हुई थी। बेसिकली मैं आपको बताऊं, वो प्रसंग भी मुझे याद हो आया है। और वहां पे ये अपने बाल सेट करवा रही थी, तो वहां पे एक कार्ड आता है अंदर जिसपे 4 लाइनें लिखी होती हैं जी। कि मैं इस होटल में हूँ, एक 5 तारा होटल में, और क्या आपके साथ कुछ चर्चा कर सकते हैं? अगर हम साथ खाना खाएं, अपने पिता के साथ आप आ सकती हैं। हाँ। राज कपूर। वाह, शोमैन राज कपूर, जी, जिनसे जी। मिलने के लिए लोग तड़पते रहे। तरसते थे उस दौर में। और ये लोग गए और वहां पे बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि भाई, आप 4 फिल्मों का मैं कॉन्ट्रैक्ट आपको देना चाहता हूँ, अगर आप मेरे साथ जुड़े तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और उस समय लीला को लेने का मतलब था कि फिल्म असर छोड़ेगी ही छोड़ेगी। तो उस समय ये जा रही थी पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और इन्हें लगा कि फिल्मों में फंस जाऊंगी तो फिर मेरी पढ़ाई लिखाई पीछे छूट जाएगी। तो बड़ी ही विनम्रता से इन्होंने मना कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात थी, नहीं? ये इसके लिए तो बहुत इनर स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि आपको इतना बड़ा प्रपोजल मिले और आप उसको डिक्लाइन कर रहे हैं, तो ये शुद्ध रूप से इस बात को ये रिफ्लेक्ट करता है कि उन्हें मॉनेटरी बेनिफिट नहीं चाहिए था, और उनके लिए अपने आप को, अपना करियर, स्टडीज, ये सारी चीजें भी बहुत मायने रखती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने एक बात छेड़ी थी, ये रास्ते हैं प्यार के। हाँ जी। श्रोताओं, इससे पहले विनीता जी आपको इस फिल्म के बारे में कुछ बताएं, वो बेहद लोकप्रिय गीत मैं आपको सुनवाऊंगी, तो आप ये ठान लेंगे कि आज आपको अपने रेडियो सेट से परे नहीं जाना है, दूर नहीं जाना है। पहले ये गीत। खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, मोहब्बत की दुनिया है, कितनी जवां है। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, मोहब्बत की दुनिया है, कितनी जवां। ये खामोशियाँ,
सर्दी का मौसम के ढेरिया संग मरमर बना लेना क्यों अपनी जन्नत यहाँ, ये खामोशियाँ ये तन्हाइयाँ मोहब्बत की दुनिया है कितनी जवां, ये खामोशियाँ ये तन्हाइयाँ। ऊंचे पहाड़ों के मगरूर साए ये कहते हैं नजर तो मिलाए, ये कहते हैं नजर तो मिलाए, फरिश्ते भी हैं इस जगह बेजुबान, ये खामोशियाँ ये तन्हाइयाँ मोहब्बत की दुनिया है कितनी जवां, ये खामोशियाँ ये तन्हाइयाँ। न पर्दा है कोई न है कोई चिलमन, जहाँ पाँव रख दे है फिसलन ही फिसलन, ओ जहाँ पाँव रख दे है फिसलन ही फिसलन, कदम छोड़ते जा रहे हैं निशान, ये खामोशियाँ ये तन्हाइयाँ मोहब्बत की दुनिया है कितनी जवां, ये खामोशियाँ ये तन्हाइयाँ। जी, आशा और रफी साहब की आवाज कैसी लगी आप? मतलब मैं बिल्कुल बिस्मराइज थी और इस गाने को सुनने के वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये पल यहीं थम जाए, बिल्कुल। और वो सीन मुझे फिल्म का याद आ गया। मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म भी इतनी खूबसूरत लग सकती है, वो वादियां वास्तव में, और जिस तरीके से जब दोनों ही आलाप लेते हैं वो क्या बात है, दोनों क्या का बात है। फेस इतना ब्यूटीफुल लगता है उस वक्त। ऐसे में सुनील दत्त भी हमारे पसंदीदा कलाकारों में अच्छा, आते हैं। सुनील दत्त उस दौर में बहुत हिट हो रहे थे जी, बिल्कुल। और वो इस फिल्म के हीरो थे जो 1963 में बनी और मशहूर नानावती मर्डर केस के ऊपर केंद्रित थी। आर के नैयर का इसमें डायरेक्शन था। अब चूंकि टॉपिकल फिल्म थी तो बहुत ज्यादा उस दौर में हिट नहीं हुई थी, लेकिन एक गाना हिट हुआ था। फिल्म तो बहुत हिट नहीं हुई थी और इसमें रवि का संगीत था। जी। अंदाजा श्रोताओं को हो गया होगा कि कितना प्यारा संगीत था इस फिल्म का। और इसी फिल्म का एक और गीत था। इससे पहले कि उस गीत के ऊपर आए, आशा जी ने वो गीत गाया है। थोड़ा सा झलक दे दीजिए उस फिल्म की स्टोरी की श्रोताओं को। देखिए, बहुत ही सिंपल सी स्टोरी थी, लेकिन चूंकि सच्ची कहानी पे ये आधारित थी। इसमें पति एक नेवी ऑफिसर है और वो
अपने काम में बहुत मशगूल रहता है और अपने दोनों बच्चे और अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है। पत्नी लीला नायडू वो भी अपने पति को दिलो जान से चाहती है, लेकिन जब उनके पति बाहर जाते हैं काम के सिलसिले में तो उनका एक फ्रेंड मित्र रहमान जी, इसमें थे, एक तो इसने रहमान रोल की किया। रहमान की उपस्थिति फिल्म में एक अलग रंग भर देती है। जी। और रहमान जिस तरीके से जब वो जा रहे थे और वो रो रही थी तो जिस तरीके से उसको कंसोल कर रहे थे और दोनों बच्चों का भी जो उन्होंने ऐसा प्रोटेक्शन जैसा दिखाया, लेकिन कि वो उनका बहुत interest- कंसर्न है, बहुत बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल, हाँ। समर्पित हैं। तो फिर वो दौर आता है कि वो चले जाते हैं, ये विरह में होती हैं और बच्चे दोनों इनके साथ होते हैं, लंबी जुदाई होती है। तब रहमान चूंकि बहुत ज्यादा प्रभावित थे इनके सौंदर्य से, उनके वीकनेस का फायदा उठाते हैं। हाँ, और एक पार्टी का सीन होता है। मुझे वहाँ लगता है पे वो गाना भी हम सुनवा वो- सकते हैं, क्योंकि उसमें जो वो नशे की हालत में जिस तरीके से डांस कर रही है वो भी मैंने अब तक किसी हीरोइन को इस तरीके से नहीं नहीं देखा। बहुत धीमे धीमे बहुत ही और बड़ा नेचुरल एक्टिंग बहुत है, नेचुरल, स्वाभाविक, नेचुरल है। बिल्कुल। तो वो गीत पहले सुने, फिर जी, आगे जी, कहानी जी। बढ़ाते हैं। आज मेरी जिंदगी देखो खुशी में झूमती, जाने चली कहाँ, जाने चली कहाँ। आज मेरी जिंदगी देखो खुशी में झूमती, जाने चली कहाँ, जाने चली कहाँ। तन्हा नहीं चली हूँ मैं, दिल भी मेरा सफर, गुजरी तो है इधर से मैं, फिर भी नहीं है रे गुजर। तन्हा नहीं चली हूँ मैं, दिल भी मेरा सफर, गुजरी तो है इधर से मैं, फिर भी नहीं है रे गुजर। जर्रों में भी है रोशनी, लेके तुम मुझको आ गई, है जिंदगी कहाँ, है जिंदगी कहाँ। आज ये मेरी जिंदगी देखो खुशी में झूमती, जाने चली कहाँ, जाने चली कहाँ। मुझको बुला रहा है क्यों, देखो वो कोई दूर से, बढ़ने लगे
बहारें हमको ढूंढेंगी कार्यक्रम ये चल रही है किसकी? लीला नायडू की। तो बात हमने की फिल्म ये रास्ते हैं प्यार की। और जहां तक इस फिल्म की, मैं अगर आपको एक प्रसंग मुझे याद आता है कि रहमान दिलो जान से इन पर मोहित हो जाते हैं और फिर ये उनके साथ रहती हैं और वो बड़े कमजोर भावुक क्षण होते हैं जिसमें ये सब कुछ भूल के रहमान की बाहों में समा जाती हैं। तो कुल मिलाकर के ये अगले ही दिन इनको गिल्ट होने लगता है, क्योंकि जैसे ही ये कमरे में पहुंचती है और नशा उतरता है तो देखती है कि दरवाजा बंद है, बच्चे दोनों अंदर है, बिलख रहे, मम्मी 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 करके चिल्ला रहे हैं। तो वो जो गिल्ट इनके बाद रहता है, ये बार बार दूर रहने की कोशिश करती है जो अभिनेत्री है लीला नायडू और उसपे रोल कर रही हैं। तो वो रहमान इन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, फिर पति लौट आते हैं और उसके बाद एक लंबा सिलसिला होता है। शशिकला की एंट्री होती है जो रहमान को चाहती हैं एकाधिकार। जब वो देखती हैं कि ये इनसे फ्लर्ट कर रहे हैं तो वो एक बातचीत होती है। उसी दौर में इनके पति पहुंच जाते हैं। घटनाक्रम कुछ इस तरह से घटता है कि रहमान का मर्डर हो जाता है और किसने गोली चलाई, किसकी गोली चली, इससे वो मरे, ये कश्मकश होती है। फिर अदालत, फिर ये केस लड़ते हैं अपना वगैरह वगैरह। और इसी कहानी पर अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की रुस्तम। तो कुछ कुछ उसी तरह की कहानी पूरी तरह से इस फिल्म पे फिल्माई गई है। और अंततः पति ये समझ के कि एक भावुक क्षण में ऐसा हुआ, उनकी पत्नी को वो अपने गले से लगा लेते हैं, बच्चों की परवरिश की खातिर क्षमा कर देते हैं। और इस बीच वो जो नायिका है जो पूरी तरह से बिखर चुकी थी, टूट चुकी थी कि हाय मैंने ये क्या कर दिया, क्योंकि वो अंदर ही अंदर ग्लानि से भरी हुई थी। तो उस पर केंद्रित थी ये कहानी और उसी का एक गीत है आशा भोसले ने गाया था, ये रास्ते हैं प्यार के, चलना संभल संभल के।
चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के। तो बात हमने की फिल्म ये रास्ते हैं प्यार की, और उसके बाद कुछ और फिल्में इनकी, एक दो फिल्में और आई, चाहे आबरू की बात करें चाहे उम्मीद की बात करें। लेकिन मुझे एक चीज और यहाँ अपने श्रोताओं से बतानी थी, और वो ये थी कि जब भारत की बात होती है तो भारत की जो 10 खूबसूरत महिलाएं उस दौर की कही जाती थी, 40 और 60 के दशक के बीच की, उसमें ये शुमार थी, उसमें शामिल थी जयपुर की रानी गायत्री देवी थी, और पंडित नेहरू की भांजी नयनतारा सहगल, वो भी उसमें सम्मिलित थी। तो कहने का मतलब है कि एक तरफ तो सौंदर्य, दूसरी तरफ अभिनय, और तीसरी तरफ जिंदगी। तो जब पहली शादी हुई 1956 की बात है, मात्र 17 साल की थी। होटल के उद्योगपति थे, ओबेरॉय होटल्स के जो मालिक मोहन सिंह ओबेरॉय, उनके बेटे तिलक राज ओबेरॉय से इनकी शादी हुई, और उम्र लगभग दुगनी उम्र थी। तो एक एज गैप जब इतना ज्यादा होता है तो आपस में सामंजस्य बिठाना ऐसे भी थोड़ा मुश्किल, कठिन होता उसके है। बाद जिस तरीके से इन्होंने अपनी जिंदगी बिताई थी बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर के साथ, और उसके बाद इन्हें सक्सेस भी मिलना शुरू हो गया था। जी, तो उस दौर में सक्सेस मिलने लगी, फिर उनसे इनकी 2 बच्चियां हुई, माया और प्रिया। हालांकि बाद में ये शादी चली नहीं और तलाक हो गया, बिल्कुल नहीं चल पाई। हम कुछ फिल्मों की बात जब करते हैं तो मैं आपको फिर उस दौर में लिए चलती हूँ। 1968 में एक फिल्म आई थी आबरू, और बहुत प्यारी फिल्म थी। उसमें गीत GL रावल के थे और संगीत सोनी कौमी का था, और इस फिल्म में थे अशोक कुमार और निरूपा रॉय, विम्मी और दीपक कुमार। तो ये फिल्म अपने आप में बहुत अलग तरह की फिल्म थी, और इसमें चूंकि जो उसका प्लॉट था, उसकी जो स्टोरी थी, वो हल्की सी झलक अपने श्रोताओं को अगर हम दे दें तो शायद आसानी होगी इनके चरित्र को समझने में। उसमें मनीष डॉक्टर का रोल होता है, जो नीना से प्यार करता है, वो विम्मी बनी है जी, और कश्मीर में मोहब्बत होती है। फिर नीना की जो बहन शारदा है, उसके बच्चा नहीं हो पाता, और उनके पति रहमान हैं, और ललिता पवार आ जाती हैं कि बच्चा नहीं हो रहा है तो तुम दूसरी शादी, ये हो वो हो, दुनिया भर कोसना शुरू हो जाता है सास की तरह। तो उसमें पत्नी जो बनी है रहमान की, जिसने उनसे शादी की थी उस फिल्म में, वो बच्चा नहीं दे पाती, तो एक गिल्ट में रहती है हर वक्त कि मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ, और मेरी सास मुझे हर वक्त डांटती रहती है। तो जहर खा लेती है और उसको अपनी बहन से निवेदन करती है कि तुम इनसे शादी कर लो, क्योंकि मैं इन्हें बच्चा नहीं दे पाई, मैं माँ नहीं बन सकी। तो वो मजबूरन, चूंकि नीना तो पहले ही मनीष से प्यार करती थी, यानी दीपक से जो इस फिल्म के हीरो थे, तो मजबूरी में वो शादी कर लेती है। फिर इस तरह की परिस्थितियां होती हैं कुछ कि रहमान की मृत्यु हो जाती है, इनके भाई वकील होते हैं अशोक, और वो रहमान और अशोक दोस्त होते हैं, लेकिन अशोक इतने आदर्श भाई होते हैं, अपने पेशे के लिए इतने सिंसियर होते हैं कि वो भाई के विरुद्ध खड़े होते हैं, अदालत में ले जाते हैं और फांसी की सजा की मांग करते हैं। अच्छा। कि इन्होंने उनको मारा है मेरे दोस्त को, इससे फांसी होनी चाहिए। तभी निरूपा आती हैं, उनकी पत्नी, और वो खुद वकील का वो पहन के आती हैं और केस लड़ती हैं और जीत जाती हैं और बताती हैं कि निर्दोष है। अच्छा। मतलब जो जहर दिया है वो टिपिकल शशिकला जैसे चरित्र में दिया शशिकला फिर इस फिल्म में साथ में होती है। तो ये कहानी उस आबरू फिल्म की थी। ये अजीब सा कोइंसिडेंस है, शशिकला, रहमान, ये सब कॉमन कैरेक्टर्स इनकी फिल्मों में रहे। तो ये ज्यादा कंफर्टेबल फील करती होंगी उनके साथ काम करने में क्योंकि एक रिश्ता बन जाता है ना विनीता, जब आप एक ही जैसे लोगों के साथ 3-4 फिल्में कर लेते हैं, जैसे मैं आपके साथ शो कर लेती हूँ। बिल्कुल, मेरा बस यही दिल कर रहा था कहने का कि एक जो कंफर्ट लेवल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और शायद इसीलिए ये फिल्म भी काफी सफल रही थी। और इस फिल्म का एक गाना हम चाहे देखिए, आपने फिल्म के हर चेहरा यहाँ चांद, ओह माय गॉड, ये तो बहुत बहुत बढ़िया प्यारा सा गाना है, ये सुनवाते हैं अपने दोस्तों जी। बिल्कुल सुनते हैं इस गीत को। हर चेहरा यहाँ चांद तो हर जरा सितारा, हर चेहरा यहाँ चांद तो हर जरा सितारा, ये वादी कश्मीर है जन्नत का नजारा, जन्नत का नजारा, हर चेहरा यहाँ चांद।
हैं जो कलियां तो हंसी फूल है खिलते, हंसती है जो कलियां तो हंसी फूल है खिलते, हैं लोग यहाँ जैसे उतर आए फरिश्ते। हर दिल से निकलती है यहाँ प्यार की धारा, हर दिल से निकलती है यहाँ प्यार की धारा। ये वादी कश्मीर है जन्नत का नजारा, जन्नत का नजारा, हर चेहरा यहाँ चांद। दिन रात हवा साज बजाती है सुहाने, दिन रात हवा साज बजाती है सुहाने, नदियों के लबों पर है मोहब्बत के तराने। मस्ती में है डूबा हुआ बेहोश किनारा, मस्ती में है डूबा हुआ बेहोश किनारा। ये वादी कश्मीर है जन्नत का नजारा, जन्नत का नजारा, हर चेहरा यहाँ चांद। ये जलवाए रंगी है किसी ख्वाब की ताबीर, ये जलवाए रंगी है किसी ख्वाब की ताबीर, या फूलों में बैठी हुई दुल्हन की है तस्वीर। चलता हुआ परियों का शिकारा, याद गया चलता हुआ परियों का शिकारा। ये वादी कश्मीर है जन्नत का नजारा, जन्नत का नजारा, हर चेहरा यहाँ चांद तो हर जरा सितारा, हर चेहरा यहाँ चांद तो हर जरा सितारा। ये वादी कश्मीर है जन्नत का नजारा, जन्नत का नजारा, हर चेहरा यहाँ चांद। क्या बात है, बहुत बढ़िया सा गाना और बिल्कुल याद आ गए हमें ये कैरेक्टर्स फिल्म के। और हम श्रोताओं को बता दें कि वो कौन सा कार्यक्रम सुन रहे हैं। कार्यक्रम है बहारें हमको ढूंढेंगी। स्वागत है एक बार फिर से आपका इस कार्यक्रम में। अच्छा, एक और चीज इनके जीवन की जब हम बात करते हैं, 1969 में उन्होंने
फिर शादी की मशहूर पत्रकार और अंग्रेजी भाषा के कवि डॉम मॉरिस से, और हांगकांग में फिर रहीं काफी अरसे तक, फिर न्यूयॉर्क में रहीं। और मजे की बात ये थी कि उनके साथ बराबर का काम भी करती थी, उनके सेक्रेटरी के तौर पर इन्होंने बहुत योगदान दिया। और जब मिसेस गांधी की जीवनी लिख रहे थे डॉम मॉरिस, तो एक तरह से इंटरप्रेटर की भूमिका लीला नायडू निभाया करती थी। तो एक प्रसंग श्रोताओं में आपसे बांटना चाहूंगी कि जब डॉम बोलते थे तो उनकी स्पीड बहुत तेज होती थी अंग्रेजी बोलने की। हाँ जी। और इतने स्पीडी शब्द निकलते थे कि कुछ शब्द समझ में आते थे, कुछ कानों तक पहुंच नहीं पाते थे। तो लीला उनके इंटरप्रेटर की भूमिका निभाती थी। जब मिसेस गांधी पूछती थी कि क्या कहा इन्होंने रितु जी, डॉम मॉरिस एक ऐसे जाने माने कवि थे और इंडो एंग्लिकन लिटरेचर के कि उन्होंने अंग्रेजी में बहुत लिखा। और जब कोई इंडियन इंग्लिश में लिखता है, अंग्रेजी भाषा में लिखता है, खासकर जब वो स्टैचर पा लेता है जैसा डॉम मॉरिस का था, तो ये हमारी जो लीला नायडू जी हैं, जो उनको आइडलाइज करती थी और बिल्कुल इतनी सबमिसिव थी। तो मुझे यही आश्चर्य लगता है कि जो इतनी सबमिसिव कैरेक्टर थी, उनका पहला ही डिवोर्स कैसे हुआ। क्योंकि मुझे याद है एक मैगजीन में उनके पूरे लाइफ पर एक बहुत अच्छा सा एक साक्षात्कार था, जिसमें ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और मैंने इसको पढ़ा था, उस वक्त मैं काफी छोटी थी, लेकिन उस वक्त भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक तो डॉम मॉरिस तो सिंपल लुकिंग थे, कोई कंपैरिजन नहीं है। लीला नायडू बहुत स्मार्ट थे जी, दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा सूट करते थे, कॉम्प्लीमेंट करते थे। तो उसमें ना जिस तरीके से वो उनकी हर बात को मानना, उनका ख्याल रखना, उस इंटरव्यू के दौरान ही जिस तरीके से वो एक दूसरे को पूरी तरीके से, कहते हैं ना, वो समर्पित थे, एक दूसरे के प्रति समर्पित थे और एक दूसरे को टूटकर चाहते भी थे। विनीता, हमने बहुत सारी बातें की हैं लीला जी के बारे में, और जब हम आपरू फिल्म की बात करते हैं तो मुझे खास करके वो प्रसंग याद आता है जो चरित्र हैं, दीपक हैं और विमी हैं, जो कश्मीर में हैं और एक दूसरे को चाहते हैं और बहुत एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, क्योंकि दोनों ही उस समय बहुत कम उम्र के थे। और दीपक की तो ये शायद पहली ही फिल्म थी, तो बहुत अलग तरह से सामने आती है। और उसका एक बहुत प्यारा गीत है जो बागों में फिल्माया गया है। गीत है आपसे प्यार हुआ, आप खफा हो बैठे। तो अगर इस गीत को हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें तो मुझे लगता है उन्हें बहुत आनंद आएगा। क्या कहती हैं आप? अरे क्यों ना सुने, हम भी सुनेंगे और हमारे तमाम श्रोता इस गाने को सुने और इसका लुत्फ उठाएं। आप खफा हो बैठे, मिलके बैठे भी न थे और जुदा, हाय जुदा हो बैठे। आपसे प्यार हुआ, आप खफा हो बैठे, मिलके बैठे भी न थे और जुदा, हाय जुदा हो बैठे। आपसे प्यार हुआ। बर के बला हो बैठे, मिलके बैठे भी न थे और जुदा, हाय जुदा हो बैठे। आपसे प्यार हुआ।
शिकायत होगी, हाय यूं न चुप रहिए कि होठों को शिकायत होगी। खुल के हंस दीजिए, अब हम पे इनायत होगी, जी हम पे इनायत होगी। ऐसी खामोशी भी क्या, ऐसी खामोशी भी क्या, कोई फना हो बैठे, मिल के बैठे भी न थे और जुदा, हाय जुदा हो बैठे। आपसे प्यार हुआ, हंसते हैं तो हम जाने कहाँ होता है, आप हंसते हैं तो हम जाने कहाँ होता है। आप रूठे तो हमें ऐसा गुमा होता है, हमें ऐसा गुमा होता है। जैसे बंदों से अलग, जैसे बंदों से अलग उनका खुदा हो बैठे, मिल के बैठे भी न थे और जुदा, हाय जुदा हो बैठे। आपसे प्यार हुआ, आप खफा हो बैठे, मिल के बैठे भी न थे और जुदा, हाय जुदा हो बैठे। आपसे प्यार हुआ। हमने बात की फिल्म आबरू की, और उसके बाद जब हम लीला जी के व्यक्तित्व पर आते हैं तो एक प्रसंग मैं और बताती चलूं जो इनके जीवन से जुड़ा हुआ प्रसंग है। मैं कहीं पढ़ रही थी, इनकी जो आत्मकथा है जी। उसमें एक प्रसंग आता है। सुकेतु मेहता बताते हैं कि एक बार वो एक पार्टी कर रहे थे और बहुत ज्यादा ऐसे इलाके में रहते थे जो बहुत व्यवस्थित नहीं था, आसपास गंदगी का ढेर ये वो। तो अपने कुछ मित्रों को बुलाते हैं, लीला जी को भी बुलाया जाता है। पार्टी हो रही होती कि लीला आती हैं और तुरंत एक सोफे पे बैठ जाती हैं और अपने पाँव को जमीन से हिलाती नहीं हैं। मेहमान आते हैं तो कोई उनको वाइन ला के दे देता, वहीं खा लिया। किसी ने खाना प्लेट में भर के दे दिया, वहीं खा लिया। वो उठ ही नहीं रही हैं अच्छा, सोफे से। एकदम स्टेशन हो गई अपनी हाँ, जगह पे, और पाँव उनका बिल्कुल जमा जमीन पे। हुआ है, हाँ। जमीन पे। और वो ना आगे कर रही हैं ना पीछे कर रही हैं। अच्छा। तो अब कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या है, और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि पार्टी चल रही थी। जब सब मेहमान चले जाते हैं तो ये एक सवाल पूछती हैं उससे कि क्या सब लोग चले गए हैं? तो वो कहते हैं हाँ। तो क्या आप सब परिवार के लोग हैं? तो कहते हैं हाँ। तो बोले अब मैं उठ सकती हूँ। वो जैसे ही उठती हैं एक मोटा सा कॉकरोच उनके पाँव के नीचे से धड़ 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 करके भाग जाता है। मतलब इतनी सावधानी से पाँव रखा हुआ था कि कॉकरोच मरे भी नहीं और होस्ट की बेइज्जती भी ना हो जाए कि इस घर में कॉकरोच है। क्या कहेंगी? इतनी संवेदनशील, मतलब क्या कहा जाए, मैं तो सोचने में लग गई कि ऐसी सेंसिटिव आर्टिस्ट, और यही कारण है कि इन्होंने जितने भी रोल्स निभाए सब में वो संवेदनशीलता दिख रही थी। बिल्कुल दिख रही थी, और अद्भुत सम्मिश्रण पाश्चात्य संस्कृति का और भारतीय संस्कृति का। जब साड़ी पहनती थी, बालों में मोगरा के फूल का गजरा लगाती थी, और बनारसी साड़ी इनको बहुत पसंद थी, तो बनारसी साड़ियां ये बहुत पहना करती थी। एक मशहूर पत्रिका उस दौर में रही सोसाइटी और की नोट, तो उसका संपादन भी करती थी। क्योंकि वैचारिक रूप से जब हम लीला के सौंदर्य की बात करते हैं, लीला नायडू के, तो केवल चेहरे का सौंदर्य नहीं, बिल्कुल बौद्धिक सौंदर्य भी था। बहुत बहुत सही बात कहा आपने कि उनका जो ये जो इंटेलेक्चुअल अभिजात्य वर्ग को वो बिलोंग तो करती ही थी, लेकिन उनके जो इंटरेस्ट थे वो लिटरेचर थे। और जाहिर है चूंकि उनके पति भी वैसे ही जाने माने कवि थे और लेखक थे, तो उनका साथ भी इनको काफी हद तक इनको बहुत चिजल किया और
जिस तरीके से परिष्कृत होती चली गई है कि इनके आगे के सारे काम में वो रिफ्लेक्ट होता रहा। बिल्कुल। और इससे पहले और आगे बढ़े, आबरूही फिल्म का एक और गीत अपने श्रोताओं को सुनवा। जी। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। बुरा हो इस मोहब्बत का, बुरा हो इस मोहब्बत का, वो क्यों कर याद आते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। बुलाए किस तरह उनको, कभी पी थी उन आँखों से, बुलाए किस तरह उनको, कभी पी थी उन आँखों से, कभी पी थी उन आँखों से। छलक जाते हैं जब आंसू, छलक जाते हैं जब आंसू, वो सागर याद आते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। सुर्ख लब थे याद ये की लो मचलती थी, किसी के सुर्ख लब थे याद ये की लो मचलती थी, दिए की लो मचलती थी, जहाँ की थी कभी पूजा, जहाँ की थी कभी पूजा, वो मंदिर याद आते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। परवाना रहे ऐ शम्मा तू रोशन, दुआ देता है परवाना, जिन्हें किस्मत में जलना है, जिन्हें किस्मत में जलना है, वो जल कर याद आते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। बुरा हो इस मोहब्बत का, बुरा हो इस मोहब्बत का, वो क्यों कर याद आते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें। इससे पहले कुछ और आगे बढ़ें, कुछ और बातें की जाएं और लीला नायडू के जीवन के कुछ और पक्ष हमारे सामने आए, क्यों ना एक और गीत उनकी फिल्म का हम यहाँ सुन लें।
हसीनों की गली, आंखें हैं तीर यहाँ, दिल पे जंजीर यहाँ, आगे तुम्हारी मर्जी, दिल को बचाना बाबूजी। हसीनों की गली, आंखें हैं तीर यहाँ, दिल पे जंजीर यहाँ, आगे तुम्हारी मर्जी, दिल को बचाना बाबूजी। हसीनों की गली, आंखें हैं तीर यहाँ, दिल पे जंजीर यहाँ, आगे तुम्हारी मर्जी, दिल को बचाना बाबूजी। हसीनों की गली, आंखें हैं तीर यहाँ, दिल पे जंजीर यहाँ, आगे तुम्हारी मर्जी, दिल को बचाना बाबूजी, ना तुम कभी। हसीनों की गली, आंखें हैं तीर यहाँ, दिल पे जंजीर यहाँ, आगे तुम्हारी मर्जी, दिल को बचाना बाबूजी। बहारें हमको ढूंढेंगी में आज का सफर श्रोताओं बस इतना ही।